हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने ही चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएचटी पीएचडी जेआरसी नीट जेआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 हल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमारा टेस्ट पेपर नंबर 4 होगा आज की वीडियो का, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत लगभग 48 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न इसमें कुछ त्रुटि थी उन प्रश्नों को, जिसको हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो टोटल 50 प्रश्न थे, 2 को निकाल देते हैं तो 48 प्रश्न बचते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 48 प्रश्नों में से आप लोग देखिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और उसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इससे ये आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले ही आप लोग गेस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे ऑप्शनों को पढ़कर या वीडियो को पॉज कर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 58, जिसके अंतर्गत हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 4 को हल करेंगे, जिसका पार्ट 1 होगा आज का वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कौन सा टेस्ट होगा? तो ये हमारा टेस्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए होने वाला है आज का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिम के किस विचारक के साथ कौटिल्य की समानता की जाती है? यानी ऐसा कौन से पाश्चात्य विचारक हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिनका क्या होती है, जिनकी समानता किसके साथ की जाती है? कौटिल्य के साथ की जाती है। तो फ्रेंड्स, वे हमारे कौन से हैं? मैकियावेली महोदय हैं, पश्चिमी विचारक। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मैकियावेली। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न कह रहा है, उस लेखक का उल्लेख कीजिए जिसका यह कथन है। ठीक है, क्या कथन है? पहले कथन देखते हैं। कथन देखिए कह रहा है कि प्लेटो के मस्तिष्क में अपने आप एवं एकदम उत्पन्न होकर रिपब्लिक नहीं उभरी है, उसका प्रारंभ एवं तैयारी पूर्ववर्ती चिंतन में है। तो फ्रेंड्स, यह कथन था और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो फ्रेंड्स, यह कथन आपके बार्कर महोदय ने कहा है। ठीक है, प्लेटो के विषय में किसने कहा है? बार्कर महोदय ने कहा है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है कि इस कथन का लेखक बताइए। कथन देखिए फिर से दिया है, उसके लेखक को बताना है। कथन देखिए क्या है कि राज एक घोंसले की तरह है जो परिपालन करता है, न कि एक पिंजरे की तरह है जो सिकुड़ता और भयभीत करता है। तो फ्रेंड्स, इस कथन के जो लेखक हैं वह कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक हैं आपके अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, कौन? अरस्तु महोदय हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में रूसो लिखित पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित हुई? बहुत अच्छी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की। तो यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स? तो यह आपके 1762 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो नामक पुस्तक है रूसो की, कब प्रकाशित की गई थी? 1762 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 नंबर यानी 5 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। उक्त कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है यह आपके मार्क्स द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मार्क्स द्वारा लिखा गया है, यानी कि 5 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 स्किप कर दिया गया है क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी उस प्रश्न में, इसलिए उसे स्किप कर दिया गया है। डायरेक्ट हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है, रूसो की दृष्टि से संख्यात्मक बहुमत के नियम को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए हैं। सामान्य इच्छा पहला ही है, तो आप लोग सामान्य इच्छा पे जा रहे होंगे क्योंकि ये रूसो को ही ठीक है उसका जो दिया गया एक सिद्धांत है सामान्य इच्छा का। लेकिन यहाँ पे रूसो के जो ये नियम है कौन सा? संख्यात्मक बहुमत की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो इसको देखते हुए यदि हम देखेंगे तो उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? तो उसे हम लोग भीड़ का जो शासन होता है फ्रेंड्स उसके अंतर्गत रखेंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारे प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से थ्योरी
थियोरी ऑफ जस्टिस के लेखक का नाम निर्धारित कीजिए। यानी कि जो पुस्तक है थियोरी ऑफ जस्टिस, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो लेखक हैं आपके कौन होंगे? तो फ्रेंड्स आप लोग गेस करिए। तो इसके जो लेखक हैं जॉन रॉल्स महोदय हैं। कौन? जॉन रॉल्स। यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थियोरी ऑफ जस्टिस काफ़ी बार ये पुस्तक पूछी भी गई है, ठीक है। मिलान संबंधी ये प्रश्न आता है, कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि टी.एच. ग्रीन के राजनैतिक दर्शन को आप क्या कहना पसंद करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो टी.एच. ग्रीन महोदय हैं उनके जो राजनैतिक दर्शन हैं उन्हें आप किस तरह से पसंद कर सकते हैं, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा, विधेयात्मक उदारवाद, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी, विधेयात्मक उदारवाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से आप किस एक को राजनैतिक अधिकार मानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन चारों में से आप किसे राजनैतिक अधिकार मानते हैं? तो देख लीजिए, आप लोग गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, निर्वाचित होने का अधिकार, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी, निर्वाचित होने का अधिकार। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समाजवाद का कौन सा प्रकार जवाहरलाल नेहरू भारत द्वारा अपनाया जाना चाहते थे? ठीक है, समाजवाद का वह कौन सा प्रकार था जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में जवाहरलाल नेहरू भारत में अपनाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स वह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो थर्ड दिया है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में अपनाना चाहते थे, ठीक है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि पुस्तक पावर हु गेट्स व्हाइट व्हेन एंड हाउ किसने लिखी है? बहुत अच्छा है। पुस्तक का नाम है, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। पुस्तक का नाम है पावर हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स आपके हैरोल्ड लॉसवेल हैं, ठीक है। कौन? हैरोल्ड लॉसवेल हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पुस्तक कौन सी है? पावर हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं हमारे हैरोल्ड लॉसवेल महोदय हैं, ठीक है। हैरोल्ड लॉस महोदय, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। नव उदारवाद क्लासिकी उदारवाद से किस लिए इसलिए भिन्न है कि यह, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। नव उदारवाद क्लासिकी उदारवाद से इसलिए भिन्न है कि, ठीक है, यह किस लिए भिन्न है फ्रेंड्स? तो ये देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को पढ़िए और देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। किस लिए भिन्न है? क्योंकि जनसाधारण के कल्याण के लिए राज्य को और अधिक कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसलिए क्या है, नव उदारवाद क्लासिकी उदारवाद से भिन्न होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 13 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। कौन ऐसा है इसमें से विचारक जो कि राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित है, यही आपको देखना है। तो प्रश्न नंबर 14, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा जो विचारक है वो हंटिंगटन महोदय है। कौन? हंटिंगटन महोदय, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन यानी कि हंटिंगटन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कानून का शासन किस देश के संविधान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि कानून का शासन किस देश के संविधान के साथ मतलब बहुत घनिष्ठ, ठीक है, रूप से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि वह देश कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च सदन जिसे सीनेट कहा जाता है
के सदस्यों का कार्यकाल है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के जो उच्च सदन जो होता है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे 6 वर्ष तक होता है फ्रेंड्स। कितना? 6 वर्ष तक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अध्यक्षीय प्रकार की सरकार की मुख्य विशेषता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहाँ की सरकारें, ठीक है, क्या होती हैं? स्थिर रूप में चलती हैं। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं। तो देखिए इस हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न कह रहा है कि क्रेडेंडा एंड मिरांडा शब्दों का विचारवाद, ठीक है, आइडियोलॉजी के लिए प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम बताइए। ठीक है, जो शब्द क्या है? क्रेडेंडा एंड मिरांडा। ठीक है, ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये विचारवाद जो है यानी कि आइडियोलॉजी के लिए प्रयोग किया गया, तो किस विद्वान के जरिए यह किया गया? ठीक है, क्रेडेंडा एंड मिरांडा शब्द। तो फ्रेंड्स ये जो प्रयोग किया गया आपके मेरियम के जो मेरियम है उनके द्वारा। ठीक है, कौन सा शब्द इनके द्वारा प्रयोग किया गया विचारवाद के रूप में? क्रेडेंडा एंड मिरांडा शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होता है हमारे प्रश्न नंबर 18 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए आपके पॉलिटिक्स से आ गया प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि सी 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक जो शब्द है इसका विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि ठीक है, भारत देश में कोई भी धर्म के लोग हैं होंगे, वे अपने, ठीक है, अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? ठीक है, अपने धर्म को अपना सकते हैं, उसकी शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद में बताया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 19 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदात्मक संप्रभुता पाई जाती है? ठीक है, देखिए यहाँ पे संसदात्मक प्रणाली की बात नहीं है, संसदात्मक संप्रभुता की बात आ रही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो यह स्टेट कौन यानी कि यह देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह देश आपका जो है इंग्लैंड है। ठीक है, कौन सा है? इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड में जो संसदात्मक व्यवस्था है वहाँ पे संप्रभुता पाई जाती है। किसमें? संसदात्मक में संप्रभुता पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की उद्घोषणा करने के बाद भी बिहार में केंद्र सरकार को राबड़ी सरकार को पुनः स्थापित करना पड़ा, क्योंकि? ठीक है, देखिए यह बहुत पहले की बात है, इसे आप हिस्ट्री के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मत समझिएगा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है। यहाँ पे बात यह है कि संवैधानिक तंत्र की बात हो रही है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो संवैधानिक तंत्र था बिहार राज्य में, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा कर दी गई थी कि वहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र था विफल हो गया था, और उद्घोषणा क्या की गई थी कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, केंद्र सरकार को, राबड़ी सरकार को पुनः स्थापित करना पड़ा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि राष्ट्रपति ने स्वयं उस जो उद्घोषणा को क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, इसके कारण राबड़ी सरकार को पुनः स्थापित करना पड़ा था। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है, स्वयं राष्ट्रपति ने उसे क्या किया, वापस कर लिया था। ठीक है, उस उद्घोषणा को। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, जहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, हिंदी के बारे में बहुत अच्छे, ठीक है, अपना भाषण दिया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे? तो वह वर्ष था आपका 1993। ठीक है, कौन सा? 1993, शिकागो। ठीक है,
याद आ गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1993। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट, सॉरी पंचाट, ठीक है पंचाट नहीं पंचाट है, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट जो कि 1932 में था, के विरुद्ध आमरण उपवास करते समय गांधी जी ने किस प्रकार की अहिंसा का उपयोग किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स किस प्रकार की अहिंसा का उपयोग किया था सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, जो कि 1932 में आया था। ठीक है, गांधी जी ने किस तरह से किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिक दमनात्मक बल। ठीक है, कौन सा, नैतिक दमनात्मक बल, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होता है हमारे प्रश्न नंबर 23 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेता नरम दल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स गरम दल यदि आप समझ गए तो नरम दल ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि लाल बाल पाल के क्या है, हमारे नरम गरम दल हैं। तो देख लीजिए, लाल बाल सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और ठीक है बिपिन चंद्र पाल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बचे हमारे ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से शब्द भारतीय संघवाद की प्रकृति को अधिक अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को ये सोचते होंगे कि चलिए फॉर्म आ जाएगा तब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्म में यदि देरी है तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हो रहा है कि फॉर्म यदि देरी से आता है तो आपकी तैयारी भी मजबूत यदि हो जाती है तो आप कभी भी एग्ज़ाम होगा आप उसे अच्छे तरह से क्रैक कर लेंगे और अच्छे नंबर से गेन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू एकदम जोश के साथ जारी रखिए। ठीक है, थोड़ा सा भी ढीलापन उस पर मत करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ नियम भी हो सकते हैं, चेंजेस हो सके, नया नोटिफिकेशन आए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि तैयारी है तो कुछ भी हो हम आगे निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा था, इस बार एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संघवाद की प्रकृति से अधिक अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भारतीय संघवाद को अच्छी तरह से क्या करेगा, उसका उसे व्यक्त करेगा। तो फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो सहकारी संघवाद इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या सहकारी संघवाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है हमारे 25 नंबर प्रश्न का। ठीक है, बी सहकारी संघवाद। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए प्रश्न बहुत छोटा है, थोड़ा सा घुमा दिया है, केवल बड़ा कर दिया है। ठीक है, लाइनों को है कुछ नहीं, इसे डायरेक्ट समझना होगा। तो आप ये समझिए कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नागरिक की क्या होती है, उसके जो अधिकार होते हैं उसे निलंबित नहीं किया जा, उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा अधिकार है कि आपातकाल के समय भी उसे नहीं हटाया जा सकता, उसे प्रत्येक नागरिक से नहीं छीना जा सकता। तो वह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 21 आता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 21, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका जो आत्मा और दैहिक का जो अधिकार होता है, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, यह जो अधिकार होता है आपातकाल के समय भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, युवा का अनुच्छेद हमारा 21 है। ठीक है, कौन सा 21 है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संघ की कौन सी अंतिम इकाई का राजस्थान राज्य में विलीनीकरण हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए हिस्ट्री संबंधी प्रश्न आ गया कि भारतीय संघ की कौन सी अंतिम इकाई है जो राजस्थान राज्य में उसे विलीन कर दिया गया। तो वह आपका आबू था फ्रेंड्स, कौन सा, आबू था, यानी कि डी ऑप्शन देखिए जो आबू है यही राइट आंसर हो जाएगा, आबू। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न आपके लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। लोक प्रशासन बहुत आपके लिए बहुत समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटिकल साइंस में, तो इसे कभी आप इग्नोर मत करिएगा, बहुत अच्छे तरह से डीप से इसे पढ़िएगा। ठीक है,
कोई आप हाई स्कूल इंटर लेवल का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप टीजीटी लेवल का पेपर, पीजीटी लेवल का, जीआईसी लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो डीप लेवल से पढ़ना आपको पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड। तो देखिए प्रश्न नंबर 28, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन के परंपरागत सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक का नाम बताइए। जो लोक प्रशासन के परंपरागत जो सिद्धांत था, तो उसके जो आलोचक हैं, ठीक है, इसमें बताना है कि सबसे जो बड़े आलोचक थे, सबसे ज़्यादा जो आलोचना किए थे, कौन किए थे। चारों ही आलोचना किए, लेकिन सबसे ज़्यादा आलोचक कौन रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका हर्बर्ट साइमन, ठीक है, कौन से हैं, हर्बर्ट साइमन है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन जो थे, ये लोक प्रशासन के जो परंपरागत सिद्धांत थे उसकी बहुत बड़े आलोचना की है। कौन, हर्बर्ट साइमन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन में विकासमान समाजों के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम का उपयोग किसने किया। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29 देखिए, जो लोक प्रशासन है उसमें जो विकासमान जो समाज के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम था, ठीक है, उसका उपयोग किसने किया है। ठीक है, तो उसका जो उपयोग किए हैं हमारे WF रिक्स। कौन, WF रिक्स, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, WF रिक्स राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा का अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है फ्रेंड्स, तो आपको यही बताना है। जो प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा थी उसका अर्थ क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं, जो प्लेटो के बारे में जरूर सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पारस्परिक सौहार्द, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न नंबर 30 का राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्लेटो ने यूनानी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने जो यूनानी समाज था उसे 3 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने, 3 वर्गों में। आगे हम लोग लेक्चर के माध्यम से प्लेटो के विषय में अच्छी तरह से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो प्लेटो था यूनानी समाज को कितने वर्गों में बांटा था, 3 वर्गों में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किस देश में अभी तक व्हिटले परिषदें कार्य कर रही हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे व्हिटले परिषद अभी तक कार्य कर रही हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसका अधिकतर जो आपके कानून संबंधी या व्हिटलर परिषदें संबंधी, ठीक है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं आपके ग्रेट यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इससे आप लोग गेस करके, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप गेस करके भी पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आप पॉलिटी को थोड़ा भी बहुत पढ़े हैं तो आसानी से इसे आप लोग गेस करके इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान राज्य का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपके राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, उसका जो विकास है निम्नलिखित में से आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो आप इसमें किसके हिसाब से रख सकते हैं, जो सी ऑप्शन है समपार्श्वी, इसके अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 34 नंबर का स्किप कर दिया गया फ्रेंड्स। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा होते हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा होते हैं। ठीक है, राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वही लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं। कौन, राजस्थान के राज्यपाल, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राजतंत्र का सबसे नीचे का स्तर कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न। इस तरह से भी इससे पूछा जा सकता था कि भारत में जो भारतीय संविधान में जो राजतंत्र की व्यवस्था की गई है सबसे पहला पड़ाव क्या हो सकता है, यानी कि निचला सबसे पहला क्या होगा। तो हमारी निचला स्तर की सबसे आती है वह
कौन सी आती है? आप लोग पंचायत, ठीक है, राज व्यवस्था पढ़े होंगे, तो पंचायतें एवं स्थानीय निकाय आते हैं। कौन? पंचायतें एवं स्थानीय निकाय, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उस देश का नाम बताइए जो परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स देखिए अभी तक तो हमारे जो यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस हैं, ये तीनों ही हैं, ठीक है, ये क्या तीनों ही अपने क्या करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, लेकिन भारत अभी नहीं करता है। इसने अपना आवेदन दिया है, ठीक है, इसने अपना 2016 में ही अपना आवेदन दिया था, और अभी हाल ही में 2019 में इसका समर्थन ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी जोर से किया है कि हम भारत को भी ये सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके 2019 के बाद अभी बीच का तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमारा देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके लेनिन महोदय का है। किसका है? लेनिन महोदय का, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी देश को कितने मील चौड़ा पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र स्वीकृति है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि के जो अंतरराष्ट्रीय जो नियम है उसके अनुसार यदि कोई देश है तो उसे कितना मील चौड़ा, ठीक है, पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र स्वीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो लेकिन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 200 होगा, ठीक है, 200 मील चौड़ा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि असंलग्नता आंदोलन के 3 अग्रणी नेता थे, तो कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो आपके नासिर, टीटो और नेहरू थे। कौन? नासिर, टीटो और नेहरू। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नासिर, टीटो, नेहरू, ठीक है। ये क्या थे? असंलग्नता आंदोलन के 3 अग्रणी नेता थे। कौन कौन? नासिर, टीटो और नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, जो पूर्व सोवियत संघ था उसका जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था फ्रेंड्स। कब? 1991, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1991, ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य आरंभ किया। तो फ्रेंड्स जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, तो इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था, तो कब किया था फ्रेंड्स? तो इसने अपना 1 जनवरी 1995 से अपना कार्य क्या किया? संपादन करना स्टार्ट कर दिया था। कौन? विश्व व्यापार संगठन ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि सार्क का सचिवालय स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं जो सार्क है इसका जो सचिवालय आपके काठमांडू, ठीक है, यानी कि नेपाल काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कभी कभी इजी प्रश्न भी गलती हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इजी प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही निम्न में से किसके साथ प्रतिबद्ध होती है? तो फ्रेंड्स किसके साथ होती है? तो यह सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध होती है। किसके साथ? सत्तारूढ़ दल की विचारधारा जो होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि सत्य का कोई भी लघु मार्ग नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य द्वार के सिवाय समग्र के ज्ञान को उपलब्ध करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? तो प्रश्न नंबर 45 का जो कथन है फ्रेंड्स, यह आपके R.N. थाउलेस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? R.N. थाउलेस, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजनीति के अध्ययन हेतु किस प्रकार का अनुसंधान प्रकल्प यानी कि डिजाइन बहुत अधिक उपयुक्त नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न।
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका जो गवेषणात्मक अनुसंधान प्रकल्प होता है यह उपयुक्त नहीं होता है। किस रूप में? राजनीति के अध्ययन हेतु जो आपका अनुसंधान यानी कि प्रकल्प का डिजाइन तैयार होता है यह आपका सही उपयुक्त नहीं होता है। कौन? गवेषणात्मक अनुसंधान प्रकल्प, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु अवलोकन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु, ठीक है, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन हेतु अवलोकन का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक माना जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। तो देखिए, जो सहभागी अवलोकन होता है यह सबसे अच्छा वैज्ञानिक, ठीक है, अवलोकन माना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सहभागी अवलोकन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दैव निदर्शन पद्धति में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक प्रयुक्त प्रकार का निर्धारण कीजिए। देखिए, जो दैव निदर्शन, देखिए दैव निदर्शन क्या होता है? निदर्शन का मतलब होता है सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग, ठीक है, कोई सैंपलिंग की जाती है उसी को निदर्शन कहा जाता है। तो दैव निदर्शन में जो पद्धति में जो सबसे ज़्यादा इन चारों में से सभी आती हैं, लॉटरी पद्धति, कार्ड या टिकट पद्धति, नियमित निशान पद्धति, कोटा सैंपल पद्धति, सभी आती है दैव निदर्शन में। लेकिन सबसे प्रयुक्त जो अच्छी पद्धति मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पद्धति होती है वो लॉटरी पद्धति होती है। कौन सी? लॉटरी पद्धति होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉटरी पद्धति। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 49 देखिए, प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की आधारभूत सामग्री निर्दिष्ट कीजिए। तो देखिए, जो वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वे आपके जो तथ्य होते हैं, जो निष्कर्ष जो निकल के आते हैं उनके अनुसार वो अपनी कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो यानी कि उन्हें जो जो सच्चाई चाहिए वो क्या होते हैं? तथ्यों के अनुसार वो निर्धारित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, वे अवधारणाओं को, परिकल्पनाओं को नहीं मानते हैं, वे तथ्यों को मानते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तथ्य। अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड्स इस टेस्ट का। तो देखिए, प्रश्न नंबर 50। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान में अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में मूल्यों की सही स्थिति बताइए। तो फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान में जो अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति होती है, जो उसके मूल्य होते हैं, क्या होते हैं? मूल्य पृथकतावाद होते हैं। कौन से होते हैं? मूल्य पृथकतावाद होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 48 प्रश्नों को देखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।